मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं? सिद्धांत 19 लगन का अभ्यास कीजिए। अधिकतर लोग तभी हाथ खड़े कर लेते हैं जब वे सफल होने वाले होते हैं। वे एक गज बाकी की रेखा पर दम छोड़ देते हैं। वे खेल के आखिरी मिनट में गोल करने से 1 फुट की दूरी पर हिम्मत हार जाते हैं। एच रॉस पेरॉट, अमेरिकी करोड़पति और पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। लगन, लगे रहना, डटे रहना शायद ऊंची मंजिलें मारने वालों का एकमात्र सबसे समान गुण होता है। वे कोशिश करना कभी छोड़ते नहीं। जितना अधिक समय आप वहां डटे रहें, उतना ही अधिक संयोग बनता है। कुछ न कुछ आपके हित में होगा, चाहे वह जितना कठिन लगे। पर जितना अधिक आप में लगन होगी, उतनी ही अधिक सफलता की संभावनाएं हैं। यह हमेशा आसान नहीं होने वाला है। कभी कभी आपको अदृश्य रुकावटों के होते हुए भी लगे रहना होगा। ऐसी रुकावटें जिनके बारे में कितनी भी योजना बनाने या पहले से सोच विचार करने से अनुमान नहीं हुआ होगा। कभी कभी आप जिन्हें भारी मुसीबतें कहा करते हैं, उनका सामना करेंगे। और कभी कभी दुनिया उस लक्ष्य के प्रति आपकी निष्ठा की परीक्षा लेगी जिसे सामने रख कर आप चल रहे होंगे। हो सकता है रास्ता कठिन हो, जो आपसे डटे रहने की मांग करे। यह मांग करे कि जिस दौरान आप नए सबक सीख रहे हों, अपने नए नए पहलू विकसित कर रहे हों और कड़े कठिन फैसले कर रहे हों, तब आप मैदान छोड़ने से, हाथ खड़े करने से इनकार कर दें। इतिहास ने दर्शाया है कि सबसे उल्लेखनीय विजेताओं ने आमतौर पर विजयी होने से पहले दिल तोड़ने वाली रुकावटों का मुकाबला किया है। वह जीत पाए क्योंकि उन्होंने अपनी पराजयों और से हतोत्साह होने से इनकार कर दिया। बीसी फोर्ब्स पत्रिका के संस्थापक, एक्सएम सैटेलाइट रेडियो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्यू पनेरो अद्भुत प्रतिबद्धता और लगन के उदाहरण हैं। 2 साल तक जनरल मोटर्स और ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डायरेक्ट टीवी और क्लियर चैनल कम्युनिकेशन तक पूंजी निवेशकों को जुटाने के बाद पनेरो का सपना था कि वे दुनिया की सबसे बड़ी चंदा चालित रेडियो सेवा बनेंगे। आखिर समय में टूटने को था जब पूंजी लगाने वालों ने धमकी दी कि अगर 6 जून 2000 की मध्य रात्रि तक स्वीकार योग्य सौदा नहीं हो पाया तो वे पीछे हट जाएंगे। थका देने वाली वार्ता और कूटनीतिक भागदौड़ के बाद पनेरो और उनके बोर्ड अध्यक्ष गैरी पार्सन ने आखिरी पल से कुछ मिनट पहले ही $225 मिलियन के वादे पक्के कर लिए थे। 1 साल भी न गुजरा हुआ कि एक्सएम का $200 मिलियन का एक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाने से महज 11 सेकंड पहले रोक दिया गया, जब एक इंजीनियर ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक संदेश को गलत पढ़ लिया, जिसकी वजह से कंपनी को अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए 2 महीने बाद की अगली उपलब्ध तिथि तक रुकने को मजबूर होना पड़ा। तो भी पनेरो डटे रहे और उन्होंने अंत में एक्सएम रेडियो के 101 कार्यक्रम के चैनलों का श्रीगणेश 12 सितंबर 2001 के लिए तय किया। जब वे आतंकवादियों ने तयशुदा उद्घाटन दिवस से महज एक दिन पहले 11 सितंबर की सुबह विश्व व्यापार केंद्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, तो पनेरो को उपग्रह के उद्घाटन का जश्न को रद्द करना पड़ा और एक्सएम के उद्घाटन संबंधी टीवी विज्ञापन को रोकना पड़ा, जिसमें रैप संगीत का सितारा गायक रॉकेट पर सवार होकर 2 गगनचुंबी इमारतों के पास से होता हुआ गुजरता था। पनेरो के दल ने उस पर जोर दिया कि वे अपनी कंपनी के उद्घाटन का 1 और साल के लिए मुलतवी कर दें, लेकिन अंत में पनेरो ने अपने सारे सपने को साथ नहीं छोड़ा और महज 2 हफ्ते बाद रेडियो सेवा का शुभारंभ कर दिया। आज सारी रुकावटों और देरियों के बाद, जिसमें से अधिकांश तुलना करने पर हमारी अपनी रोजमर्रा की कठिनाइयों को फीका बना देंगी, एक्सएम अपने 17 लाख मासिक ग्राहकों को विज्ञापन मुक्त संगीत के 68 चैनल और खेलकूद, वार्ता, कॉमेडी, बच्चों से संबंधित और अन्य मनोरंजन प्रधान कार्यक्रमों और यातायात तथा मौसम के कुल मिलाकर 33 अन्य चैनल उपलब्ध कराता हुआ उपग्रह रेडियो सेवा के क्षेत्र का बादशाह है। शेयर बाजार में उसके शेयरों की कीमत $12 प्रति शेयर की मूल कीमत से बढ़कर $25 प्रति शेयर हो गई है। बस एक और टेलीफोन का खंभा, 7 बार गिरो 8 बार उठो, जापानी कहावत है। अपनी दाईं टांग कैंसर के चलते गंवा देने के बाद टेरी फॉक्स कैंसर पर शोध के लिए पैसा जुटाने के उद्देश्य से 1980 में मैराथन ऑफ होप नामक कनाडा के आर पार की दौड़ पर निकल पड़ा। दौड़ने की अपनी घिसट फुदक शैली में वह दिन भर में 24 मील का फासला तय कर लेता, लगभग 1 मैराथन प्रतिदिन, और वह भी दाईं तरफ नकली टांग लगाकर। वह 143 दिन तक दौड़ने में सफल रहा। उसने सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड से थंडर बे और ओंटारियो तक 3,339 मील पार किए।
जहां उसने अपनी दौड़ उस समय छोड़ देनी पड़ी जब डॉक्टरों ने उसके फेफड़े में कैंसर के लक्षण पाए। टेरी फॉक्स कुछ महीने बाद गुजर गया, लेकिन उसकी प्रेरणादायक मिसाल अपने पीछे एक विरासत छोड़ गई। वार्षिक टेरी फॉक्स दौड़ें कनाडा और दुनिया के अन्य हिस्सों में आयोजित होती हैं, जिन्होंने अब तक कैंसर की शोध के लिए $34 करोड़ जुटाए हैं। जब उनसे पूछा गया था कि थकान उनके शरीर को अपनी चंगुलों में कस लेती थी, वह उसको आगे हजारों मील का सफ़र बाकी था, तब वह कैसे खुद को बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता था। तब उसने जवाब दिया था, मैं बस अगले टेलीफोन के खंभे तक दौड़ता रहता था। 5 साल। हाँ की तरफ आपकी राह का एक शब्द है नहीं। बहुत जल्दी हिम्मत मत हारो। तब भी नहीं अगर तुम्हारे सद्भावना भरे माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त और सहकर्मी तुमसे एक असली नौकरी हासिल करने के लिए कहें। तुम्हारे सपने ही तुम्हारी असली नौकरी है। जॉन स्पाइजर, रिजेक्शन ऑफ द रिटर्न फेमस की लेखिका। जब डेवी मैककॉम्बर ने लेखक बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए कोशिश करने का फैसला किया, तो उसे एक टाइपराइटर भाड़े पर लिया, जो रसोई घर में एक मेज पर रखा और हर सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद टाइप करना शुरू कर दिया। जब बच्चे घर आते, वह टाइपराइटर हटाती और उसके लिए खाना पकाती। जब वे सोने जाते, फिर टाइपराइटर को वापस ले आती और थोड़ा और टाइप करती। 2.5 साल तक डेवी इस ढर्रे पर चलती रही। सुपर मॉ एक संघर्षशील लेखिका बन गई थी और इस नए अवतार में एक एक पल उसे प्यार था। लेकिन एक रात उसके पति वेर ने उससे पास बैठाया और बोला, जाने मन मुझे यह अफसोस है कि तुम कोई कमाई नहीं कर रही हो। हम इस तरह काम नहीं चला सकते। जितना मैं कमाता हूँ उस पर हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। उस रात अपने टूटे हुए दिल और दिमाग की उलझन की वजह से नींद से कोसों दूर डेबी अपने अंधेरे शयन कक्ष की छत की तरफ घूरती हुई पड़ी रही। डेबी को पता था कि वह घर चलाने की सारी जिम्मेदारियां और 4 बच्चों को खेलकूद, स्काउटिंग वगैरह के लिए ले जाने के अलावा उसने हफ्ते के 40 घंटे काम भी किया, तो उसे लिखने के लिए कोई वक्त नहीं मिलेगा। उसकी हताशा का आभास पाकर उसका पति जाग गया और उसने पूछा, क्या हुआ? मुझे सचमुच लगता है कि मैं लेखक के रूप में सफल हो सकती थी, सचमुच। वेन काफ़ी देर तक खामोश रहा, फिर वह उठ बैठा। उसने बत्ती जलाई, बोला, ठीक है डियर, ऐसा ही करो। तो डेवी अपने सपने और किचन की मेज पर रखे एक टाइपराइटर की तरफ लौट आई और अगले 2 साल तक एक के बाद एक दूसरा पन्ना लिखती रही। उसके परिवार ने हर तरह की कटौती की, छुट्टियों में घूमना फिरना बंद, एक एक पैसा बचाना, पुराने कपड़ों से काम चला लेना। लेकिन इस त्याग और लगन ने आखिरकार दरवाजे खोल दिए। 5 साल की जद्दोजहद के बाद डेवी की पहली किताब प्रकाशित हुई, फिर एक और, फिर एक और। आखिरकार आज तक डेवी ने 100 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित की हैं, जिसमें से कई न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर सूची में शामिल हुई और 3 के अधिकार फिल्मकारों ने खरीदे। उसकी लिखी किताबों की 6 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बाजार में हैं और उसके लाखों निष्ठावान प्रशंसक हैं। और बेन अपनी पत्नी को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया वह सारा त्याग रंग लाया। उसने 50 की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया और वह अपने इस समय 7,000 वर्ग फुट की हवेली के तहखाने में एक हवाई जहाज बनाते हुए बिताता है। डेवी के बच्चों को चंद ग्रीष्मकालीन शिविरों और तफरीहों में से ज़्यादा बड़ा उपहार मिला। अब बड़े होकर उन्हें आभास है कि डेवी ने उन्हें जो दिया है वह अधिक महत्वपूर्ण है, अपने सपनों को साकार करने की छूट और प्रोत्साहन। आज भी डेवी के पास सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। अपनी किताबों पर एक टेलीविज़न सीरीज के एमी पुरस्कार, न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर सूची में अव्वल नंबर पर किताब की गिनती। इन्हें पूरा करने के लिए उसके पास एक ढर्रा है, कार्यक्रम है। वह हर सुबह 4:30 बजे उठती है, बाइबल का पाठ करती है और अपने रोज़नामचे में लिखती है। 6 बजे तक वह तरणताल में तैर रही होती है। 7:30 बजे अपने दफ्तर में बैठी चिट्ठियों के जवाब देती है। वह 10 बजे सुबह से 4 बजे दोपहर के बाद तक लिखती है। अनुशासन और लगन में हर साल 3 नई पुस्तकें प्रकाशित करती हुई। अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुने, रोज़ ऐसे अनुशासन का पालन करें और कभी हिम्मत ना हारें, तो जाने आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। अपनी आशाओं और सपनों का साथ कभी न छोड़ें। लगन और संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। बढ़े चलो के नारे ने मनुष्य जाति की समस्याओं को हल कर दिया और हमेशा हल करता रहेगा। कैल्विन कूलिज, अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति। इस पर गौर कीजिए। एडमिरल रॉबर्ट पियरी ने 8वीं कोशिश में उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने से पहले 7 विफल प्रयास किए हैं।
नासा को अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपित करने से पहले 28 प्रयासों में से 20 में से विफलता मिली थी। ओक्लाहोमा में से पहले ऑस्कर हैमरस्टाइन के पहले 500 फ्लॉप हुए थे और कुल मिलाकर 6 हफ्ते चले थे। ओक्लाहोमा 269 हफ्तों तक चलता रहा और उसके टिकटों की बिक्री $70 लाख थी। लेखिका के रूप में टॉनी ओडेल का जीवन उसकी लगन का सबूत है। 13 वर्ष में उसने 6 अप्रत्याशित प्रकाशित उपन्यास लिखे और 380 कृतियों की पर्चियां जमा की। आखिरकार उसका पहला उपन्यास बैक रोड्स जनवरी 2000 में प्रकाशित हुआ। ओपरा विनफ्रे ने उसकी पुस्तक ओपरा बुक क्लब के लिए चुना और इस नई प्रतिष्ठा के बल पर उपन्यास न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर सूची में दूसरे स्थान तक पहुंच गया, जहां वह 8 हफ्ते बना रहा। कभी 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 मैदान मत छोड़ो। वियतनाम युद्ध के दौरान टेक्सास के कंप्यूटर अरबपति एच रॉस पेरॉट ने तय किया कि वे वियतनाम में हर अमेरिकी युद्धबंदी को क्रिसमस पर एक उपहार देंगे। डेविड फ्रॉस्ट के अनुसार, जिसने यह किस्सा सुनाया, पेरॉट ने हजारों पैकेट लपाट कर वहां भेजने के लिए तैयार कराए। उन्होंने बोइंग 707 विमानों का एक बेड़ा भाड़े पर लिया ताकि वे तोहफे हनोई पहुंचाए जा सकें, लेकिन यह युद्ध अपने चरम पर था और हनोई सरकार के सहयोग करने से इनकार कर दिया। जब तक अमेरिकी बॉम्बर विमान वियतनामी गांवों को तबाह बर्बाद कर रहे थे, कोई दान या खैरात संभव नहीं थी। पेरॉट ने पेशकश की थी कि वे अमेरिकियों ने जो ढहा दिया था उसे फिर से खड़ा करने के लिए वे एक अमेरिकी निर्माण कंपनी की सेवाएं ले लेते हैं। इस पर भी सरकार सहयोग करने को राजी न हुई। क्रिसमस नज़दीक आ गया और पैकेट भेजे नहीं गए। अपनी टेक छोड़ने के लिए तैयार न होते हुए पेरॉट ने आखिरकार अपने विमानों के बेड़े को लिया और जा पहुंचे मास्को, जहां उनके सहयोगियों ने उन पैकेटों को एक एक करके मास्को के केंद्रीय डाकघर से भेजना शुरू किया। वे पाने वालों तक सही सलामत पहुंचे और अब आप क्या देख सकते हैं कि उस आदमी की शानदार कामयाबी को कैसे हासिल कर पाया जो उसने हासिल की। उसने बस कभी मैदान न छोड़ने का फैसला लिया और उस पर टिका रहा। लगे रहो, हार मान लेना हमेशा टाला जा सकता है। नॉर्मन विंसेंट पील, प्रेरणादायक लेखक। अगर आप देर तक डटे रहें तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। मेजर लीग बेसबॉल खिलाड़ी पैट टेबलर के खेल जीवन में गौर कीजिए। पैट छोटी लीगों में 7 सत्र खेला और मेजर लीगों में 10 पूरे सत्र। वह एक विश्व श्रृंखला और एक ऑल स्टार मैच खेला। जब आप आंकड़ों को देखते हैं तो यह नहीं लगता कि अपने पहले 7 वर्षों में बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन देखिए कैसे उसके खेल जीवन के दौरान उसकी आमदनी बढ़ती चली गई, क्योंकि वह अपने सपने के पीछे निष्ठा के साथ लगा रहा। छोटी लीगें 1976, वेतन 2500, बल्लेबाजी का औसत .231। 1977, 1978, 1989 से 1982 तक 2500 से 25,000 तक पहुंचा और उसका औसत बल्लेबाजी .342। क्वींसलैंड इंडियंस में 1983 $51,000, बल्लेबाजी के औसत .291 से 1987 तक $6,05,000 .307। क्वींसलैंड इंडियन, कैंसस सिटी रॉयल्स और न्यूयॉर्क मेट्स 1988 में $8,00,000, औसत .282। 1990 तक $7,25,00,000 .273। टोरंटो ब्लू जेज 1992-1991 में $8,00,000, औसत .252। योग 55,46,750 रुकावटों से कैसे निपटें। हर विफलता से निपटने के लिए कार्रवाई का एक वैकल्पिक तरीका होता है। आपको बस उसे ढूंढ लेना है। जब रास्ते में कोई रुकावट आए तो घूम कर बढ़ जाओ। मैरी के प्रसाधन सामग्रियों के संस्थापक। जब भी आप किसी रुकावट से रूबरू हों या किसी सड़क अवरोध के सामने आ जाएं, तो आपको रुक कर दिमाग लड़ाने की जरूरत पड़ती है कि 3 तरीकों में से कौन सा तरीका कारगर होगा। अवरोध से कतरा कर, उसे फलांग कर या उसके बीच से होकर निकलना। हर रुकावट के लिए संभावित अवरोध से निपटने के लिए 3 अलग अलग रणनीतियां बनाइए। वैसे तो कई तरीके हैं जो काम करेंगे, लेकिन आप उन्हें तभी पाएंगे जब उन्हें खोजने के लिए समय खर्च करेंगे। अपनी सोच में हमेशा समाधान की ओर उन्मुख रहिए, जब तक जुटे रहिए कि आपको ऐसा तरीका न मिल जाए जो काम करता हो। कठिनाइयाँ चीज़ों को बेहतर बनाने के अवसर हैं और वे अधिक
अनुभव की सीढ़ियाँ हैं। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा हमेशा खुल जाता है। कुदरती कानून के अनुसार उसे खुलना पड़ता है संतुलन के लिए। ब्रायन एडम्स, सिद्धांत 19 पूरा हुआ। लगन का अभ्यास कीजिए।